बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन शहजाद मोहसिन और आप देख रहे हैं MSM मेंटोर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में। तो समझते हैं कि मोमेंटम क्या है। देखिए, मोमेंटम मास और वेलोसिटी के दरमियान में एक रिलेशनशिप है। अगर हम देखें ना, जैसे मास में हम कहते हैं कि मास किसी भी बॉडी के अंदर मैटर की क्वांटिटी को कहते हैं कि किसी बॉडी में कितना मैटर होगा तो हम कहेंगे उसका कितना उसका उस हिसाब से उसका मास होगा। अभी यहाँ पर मैंने जिक्र किया जैसे कि ये मोमेंटम मास और वेलोसिटी के दरमियान में एक रिलेशन बताता है। तो मास डेफिनेटली हर एक चीज़ का होता है। तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है उसमें वो वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी को हम कह सकते हैं कि बॉडी में कितनी ज़्यादा मोशन है, किसी बॉडी में कितनी ज़्यादा मोशन है, क्वांटिटी ऑफ मोशन उसमें कितनी है, उस चीज़ को हम मोमेंटम कहते हैं। चलिए इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि ये मास और वेलोसिटी के दरमियान में एक रिलेशनशिप है। तो इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो ये होता है P इज इक्वल टू एम वी। यहाँ पर जो P है ये मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। तो अगर यहाँ पर देखें तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी हम एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पर से एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो मोमेंटम है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम वी, तो हम हमेशा से जो यूनिट होता है वो फॉर्मूले से ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका यूनिट बनेगा। लेकिन हम इसका एक और यूनिट भी बनाते होते हैं जो कि होता है न्यूटन सेकंड। अब देखते हैं कि ये न्यूटन सेकंड यूनिट हमारे पास कैसे बनता है। यहाँ पर जो मैंने पहले यूनिट लिखा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग लेकर आए। मतलब क्या हुआ कि इसको सेकंड से मल्टीप्लाई करें और सेकंड से कर दें डिवाइड। अगर सेकंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर। अब ये नीचे वाली टर्म भी ऊपर जाएगी, -1 हो जाएगी, तो यहाँ पर बन जाएगा -2 और साथ में आएगा ये वाला सेकंड। अगर यहाँ पर हम इस चीज को देखें ना तो ये बनता है हमारे पास न्यूटन के इक्वल। कैसे? F इक्वल होता है ma के, और जो कि न्यूटन का यहाँ पर हमारे पास यूनिट आता है। तो यहाँ पर मास है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जो कि कहलाता है 1 न्यूटन। तो इस यही टर्म यहाँ पे भी बन रही है, तो ये कहलाएगी 1 न्यूटन और साथ में सेकंड। ठीक है, तो ये चीज बन जाती है हमारे पास न्यूटन सेकंड। तो इसी वजह से हम मोमेंटम को न्यूटन सेकंड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ड्राइव किया, आप इस फॉर्मूले से भी डायरेक्ट ड्राइव कर सकते हैं, यानी इसका यहाँ पर रिवर्स भी पॉसिबल है। आप यहाँ पे ऐसे भी ड्राइव कर सकते हैं। बहरहाल याद रखने के लिए ज़रूरी है कि जो मोमेंटम का यूनिट होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं, और न्यूटन सेकंड भी कह सकते हैं। अब याद रखिए कि ये जो हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिख रहे हैं यूनिट, ये बेसिकली उसका बेस यूनिट की फॉर्म में आ जाता है, जो कि कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है, जबकि ये बेस यूनिट की फॉर्म में नहीं आता क्योंकि यहाँ इसमें न्यूटन इन्वॉल्व होता है। अगर नेक्स्ट चीज़ अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन भी हम इसी के फॉर्मूले से ही बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर जैसे कि इसका बेस यूनिट के फॉर्म में बनाया फॉर्मूला जो कि बन रहा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो यहीं से हम डायमेंशन भी बनाएंगे। तो डायमेंशन के लिए हम क्या लिखते होते हैं? सबसे पहले MLT। अब देख रहे हैं कौन कौन सी चीजें इसमें वाले। सबसे पहले है kg, मतलब कि उसका मास की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1। M है मीटर यानी कि लेंथ, यहाँ पे भी पावर 1, और यहाँ पर टाइम सेकंड, इसकी पावर है -1। तो ये हमारे पास इसकी डायमेंशन बन जाएगी MLT-1। तो ये इसकी डायमेंशन है मोमेंटम की। तो अभी तक तो हमने बिल्कुल बेसिक बातें सीखी मोमेंटम के हवाले से कि मोमेंटम क्या चीज़ है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसका यूनिट क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, डायमेंशन देखें। लेकिन अभी हम इसको थोड़ी सी डिटेल के साथ समझते हैं, इसके असल मानी जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखा जाए तो हमने यहाँ पर देखा कि जो मोमेंटम है वो मास और वेलोसिटी का एक रिलेशन है। तो इसमें हम वेलोसिटी या मोशन के बारे में बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करके हमारी तरफ आ रहा है तो कोई उसको रोकना चाहता है, तो उस मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, ये चीज़ डिसाइड करती है मोमेंटम। आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज़्यादा होगा तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। यानी कि अगर कोई मूव करती हुई चीज आ रही है आपकी तरफ तो वो आगे कितना नुकसान कर सकती है, ये एक इमेजिनरी बात है कि हम जिस चीज को सिर्फ सोच सकते हैं कि वो कितना नुकसान कर सकती है, तो बेसिकली वो उसका मोमेंटम ही होता है। ठीक है, ये मैं बात किस तरह से किस वे में कर रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर के बाद समझ आएगी।
देखिए मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें हैं वो अगर आपकी तरफ मूव करके आ रही हैं तो उसको रोकना कितना आसान है, ये कितना मुश्किल है, ये हमें मोमेंटम डिसाइड करके देता है। तो चलिए समझते हैं इस चीज़ को। हमने देखा कि मोमेंटम डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी के ऊपर, जो कि उसके फार्मूले के अंदर लिखा हुआ है। अगर वो उसके ऊपर डिपेंड करता है तो हम यहाँ पर कुछ केसेस बना लेते हैं। देखिए पहले केस में मैं ये बात करता हूं कि अगर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो जीरो होगी तो ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम भी जीरो होगा, क्योंकि हमें पता है कि इसका जो फार्मूला होता है वो P इज इक्वल टू mv होता है। यहाँ पर मास और वेलोसिटी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि या दोनों में से कोई एक टर्म जीरो है, तो ये आंसर जीरो आ रहा है। अब हमें पता है कि मास किसी ऑब्जेक्ट का जीरो तो हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है। तो जब कभी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होते हैं, रुके हुए होते हैं, उनके पास वेलोसिटीज नहीं होती, तो हम कहते हैं उसका कोई मोमेंटम भी नहीं होता। तो रुकी हुई चीज भी हमें किसी लिहाज से भी नुकसान नहीं देती। जैसे कि यहाँ पर ये ट्रक मौजूद है, ये रेस्ट पोजीशन में है, तो ये इसके पास वो मोमेंटम जो है वो जीरो है, इसके पास मोमेंटम की कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अगर हम इस सिचुएशन को कुछ इस तरह से देखें, दूसरा केस हम ये बनाएंगे कि अगर ऑब्जेक्ट के मास को हम कांस्टेंट रख देते हैं, ठीक है, तो फिर जो मोमेंटम होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब मैंने आपको बताया कि हम ये बात कंसीडर कर रहे हैं कि मूव करते ऑब्जेक्ट को हमने रोकना है तो कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा उस ऑब्जेक्ट को रोकना। तो हमने मास तो सेम रखा, जैसे कि ये फुटबॉल है, कोई बहुत बड़ा फुटबॉल है और ये यहाँ पर ये फुटबॉल और ये फुटबॉल दोनों के मैसेज बिल्कुल एक जैसे एग्जैक्टली सेम मैसेज है, ठीक है। तो अब अगर देखें तो जो फर्स्ट फुटबॉल है उसके पास कुछ वेलोसिटी इतनी है, ठीक है, जबकि सेकंड के पास वेलोसिटी कम है। तो डेफिनेटली जिसकी वेलोसिटी कम है उस ऑब्जेक्ट को रोकना भी हमारे लिए आसान होगा, उसको डील करना भी आसान होगा। और ऊपर वाली ऑब्जेक्ट में जिसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा है उसको रोकना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं उसका मोमेंटम भी काफी ज्यादा है। अगर हम इस चीज को थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो मैं यहाँ पर कंसीडर करता हूँ आसानी के लिए कि फर्ज करें कि ऑब्जेक्ट का जो मास है, ये दोनों ऑब्जेक्ट जिनका मैंने जिक्र किया है दोनों का मास 10 kg है, ठीक है। जबकि जो फर्स्ट इस ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है, क्योंकि ये ज्यादा वेलोसिटी है तो इस वेलोसिटी को मैं कंसीडर कर लेता हूं 20 मीटर पर सेकेंड। अभी इसके पास वेलोसिटी बहुत कम है तो इसके मुकाबले में, तो इसकी वेलोसिटी को मैं कंसीडर कर लेता हूं 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पर इसका मैं मोमेंटम निकालना चाहूँ तो ये आएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय मास, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 20, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारे पास 200 न्यूटन सेकेंड। जबकि इस केस में मैं मोमेंटम फाइंड करना चाहूं तो यहां पर अगेन 10 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि यहां आंसर आएगा 100 न्यूटन सेकेंड। तो क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी ज्यादा थी तो इसका मोमेंटम भी ज्यादा है, इसके पास वेलोसिटी कम है तो इसका मोमेंटम भी कम है। तो यानी इस ऑब्जेक्ट को जिसके पास मोमेंटम कम है इसको रोकना ज्यादा आसान होगा एज कंपेयर टू दैट ऑब्जेक्ट दैट हैव द हाई वेलोसिटी। तो अगर हम इसको उसी दूसरे केस को यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि क्योंकि मास को हमने कांस्टेंट रखा हुआ तो जितनी ज़्यादा ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा उसका मोमेंटम होगा, यानी चीज़ों को रोकना उतना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ये ट्रक यहाँ पर मूव कर रहा है और ये कोई रोकने की कोशिश करता है तो यकीनन ये इसमें नाकाम रहेगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट केस बनता है वो ये है कि अगर हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को रख दें कांस्टेंट और फिर हम उसके मोमेंटम को देखें तो वो उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट के पास मास ज्यादा है, वेलोसिटी भले ही दोनों की एक जैसी है, तो उसका मोमेंटम फिर भी ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो इस फुटबॉल का जो मास है ये मास बहुत कम है इसके मुकाबले में जो कि नीचे यहाँ गाड़ी मौजूद है। तो अगर इसकी वेलोसिटी, इस फुटबॉल की वेलोसिटी और इस ट्रक की वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी बिल्कुल सेम है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ओके। तो यहाँ पर अगर हम इसका मोमेंटम देखें तो इतना मोमेंटम बनेगा, जबकि इस हिसाब से इसका देखें तो इसका मोमेंटम काफी ज्यादा हाई होगा। यानी कि हम तो बात करें ऑब्जेक्ट के रोकने की तो इस ऑब्जेक्ट को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और जबकि इसको हम आसानी से रोक सकते हैं। तो दोबारा पहले की तरह हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमने वेलोसिटी को रखा कांस्टेंट, तो मैं चीज़ों को आसान रखने के लिए दोबारा से वेलोसिटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड कंसीडर कर लेता हूँ। जबकि यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि वेलोसिटी को हमने कांस्टेंट रखा हुआ, तो इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो भी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है, ओके। तो अगर मास के देखा जाए तो ये मान लें कि इसका मास जो है ना वो 2 kg है, जबकि इसका जो मास है वो 2000 kg है,
ओके, अब मैं इसका मोमेंटम फाइंड करना चाहता हूं, तो P इज इक्वल टू mv। यहां पर मैस इसका है 2, वेलोसिटी है 10, आंसर आएगा 20 न्यूटन सेकेंड। और जबकि हम इसकी बात करें तो यहां पर दोबारा से P इज इक्वल टू mv, मैस इस सब्जेक्ट का हमने कंसीडर किया है कितना 2000, वेलोसिटी इसकी है 10, तो ये देखिए इसका आंसर जो है वो 20,000 न्यूटन सेकेंड आ रहा है। तो बहुत हाई मोमेंटम, और जाहिर सी बात है कि इतनी ज्यादा मैस वाले, इतनी ज्यादा मोमेंटम वाले ऑब्जेक्ट को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे हमने कहा कि कितना आसान है चीजों को रोकना या फिर उसको कितना मुश्किल है चीजों को रोकना, तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है। तो जिस ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम बहुत ज्यादा हाई होगा उस ऑब्जेक्ट को रोकना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम इसको यहां से देखें कि अगर हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट है, तो फिर मैस और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एक बात याद रखें कि जब भी हमारे पास किसी मैथमेटिकल इक्वेशन में हम टर्म को देखते हैं, तो जब दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती हैं उसका यही मतलब होता है कि दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। तो मोमेंटम के फॉर्मूले के अंदर भी हम देखते हैं तो मैस और वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी हमने शुरू में डेफिनेशन पढ़ी थी। तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर हमने मोमेंटम की वैल्यू को कांस्टेंट रखना है। अब यहां पर हम मोमेंटम को है ना उसको कांस्टेंट रखा है, यानी कि जो न्यूटन सेकंड में आंसर आता है वो हमने कांस्टेंट रखा है। तो फिर हमारे पास जो वेलोसिटी और मैस होगा ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर मैस कम है तो फिर उसके पास स्पीड ज्यादा होगी, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उस मोमेंटम को बनाने के लिए। ठीक है, कुछ इस तरह से, क्योंकि इसका मैस बहुत कम है तो इसने अपनी स्पीड को ज्यादा किया तब उसने उतना मोमेंटम बनाया। जबकि दूसरे ऑब्जेक्ट के पास मैस बहुत ज्यादा है, इसने अपनी स्पीड को बहुत हल्के रखा। ठीक है, ताकि दोनों वैल्यूज आपस में बैलेंस रहें, तभी हमारे पास मोमेंटम का आंसर एक जैसा आएगा। तो इस बात को हम मैथमेटिकल फॉर्म में फिर से समझ लेते हैं कि मान लें कि यहां पर जो मोमेंटम का मैं आंसर लेकर आना चाहता हूं ना, वो आंसर है 200 न्यूटन सेकंड। एग्जाम्पल ले लेता हूं, तो फिर इस 200 न्यूटन सेकंड को बनाने के लिए यहां से, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का मैस बहुत कम है, मैस कम होने का मतलब है कि मैं कंसीडर कर रहा हूं कि इसका मैस जो है ना वो 10 kg है। ठीक है, और इसने मोमेंटम कितना बनाना है 200 न्यूटन सेकंड, तो मल्टीप्लाई, क्योंकि इस मोमेंटम के लिए मैस को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होना है। मैस हमें पता है कितना इसका मैस है 10। ओके, और वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे, जबकि मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास कितनी है 200, ये इसके साथ कैंसिल, मतलब क्या हुआ, इसने 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करना है तभी इसका मोमेंटम कितना बनेगा 200 न्यूटन सेकेंड। जबकि दूसरे में हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं कि इसका जो मैस है वो काफी ज्यादा है, तो इसके मैस को मैं कंसीडर कर लेता हूं 50 kg। ओके, तो अब अगेन 200 इज इक्वल टू 50 इंटू वी, तो यहां ये इसके साथ कैंसिल, तो ये आएगा 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू वी, तो v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर इस ऑब्जेक्ट ने 200 न्यूटन सेकेंड का मोमेंटम बनाना है तो इसको 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करना होगा। तो देखा, यहां पर हमारे पास जब मैस कम था तो हमें वेलोसिटी ज्यादा रखनी पड़ी, और यहां पर जब हमारे पास मैस ज्यादा था तो हमें वेलोसिटी को कम रखना पड़ा। तो तभी हम कह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर हमने मोमेंटम को कांस्टेंट रखना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर फॉर्मूले के अंदर दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में होती हैं। तो ये था हमारे पास मोमेंटम के रिलेटेड कुछ अहम बातें जो कि सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अब हम क्या करते हैं कि एक रिलेशनशिप बनाते हैं, हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करते हैं। अब ये जो बात हम अभी पढ़ने लगे हैं ना, ये बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ की एक और डेफिनेशन की तरफ हमें लेके जाएगा, एक नया कॉन्सेप्ट देगा। वैसे मैंने कुछ बातें न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जो है ना वो बताई थी, उस लेक्चर में भी बताई थी जब हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, कि इसका काम सिर्फ चीज़ों को मूव करवाना नहीं होता, इसका कोई एक और काम भी होता है। और वो मैंने उस लेक्चर में बताया था कि इसका काम होता है ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ाना या फिर कम करना। तो चलो इसी चीज़ को अभी हम ना मोमेंटम के साथ रिलेट करके उसको प्रूव करते हैं। यहाँ पर मान लें कि फुटबॉल है, ये प्लेयर उसको किक करेगा और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। ये बात हम जानते हैं, जैसे कि मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ कि हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंगली कि जब हम चीज़ों पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो बढ़ेगी।
ओके तो ये फुटबॉल रेस्ट में नहीं है, इसके पास ऑलरेडी कुछ न कुछ वेलोसिटी है, और जब ये इसको यहाँ से हिट करेगा तो इसके यहाँ पर फोर्स लगाने से, हिट करने की वजह से इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो मान ले इसके पास जो पहले वेलोसिटी थी उसको मैं सिंपली इनिशियल वेलोसिटी कह देता हूँ, जो भी थी इन जनरल वी आई कह दिया, और जब इसको ये हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वी एफ हो जाएगी। अब क्योंकि वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है, और हम जानते हैं कि जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है, चाहे वो चेंज इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो इसके अंदर भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि हमने क्या काम किया, कि हमने बॉडी के अंदर बेसिकली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया उसकी वेलोसिटी को चेंज करके। तो वेलोसिटी का चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और क्योंकि इस वेलोसिटी चेंज के दरमियान कुछ ना कुछ टाइम भी गुजरा है तो उस टाइम को मैं मेंशन कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला बन गया। हम ये चेंज बेसिकली किस वजह से आया, इस प्लेयर की अप्लाई करने वाली फोर्स की वजह से। अब न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्स किसके इक्वल होता है, एम ए के। तो यहाँ पर एम जो भी ये सब्जेक्ट का मैस है उसको मैं यहाँ पर एम ही लिख रहा हूँ, और जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से टर्म बनेगी। नाउ हम इस m को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाय टी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एम वी जो होता है, अभी हम पढ़ रहे हैं कि ये मोमेंटम के इक्वल होता है, तो क्योंकि इस v के साथ f है तो p के साथ भी f आ जाएगा। नीचे हमने पढ़ा एम वी आई, तो यहाँ पर मोमेंटम के इक्वल होगा, लेकिन ये इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होगा क्योंकि वेलोसिटी इसकी इनिशियल है। तो ऊपर हमारे पास टर्म बन जाएगी पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी, और ये किसके इक्वल है, फोर्स के। अब फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा किसको शो करता है, चेंज को। तो यानी कि चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी, तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल आ रहा है हमारे पास फोर्स के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को टाइम के लिहाज से चेंज करते हैं तो वो फोर्स के इक्वल होता है। और यही बात तो मैंने आपको बताई थी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो बेसिकली हम उससे का मोमेंटम चेंज कर रहे होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि मोमेंटम चेंज होना टाइम के लिहाज से ये फोर्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं, जब किसी टर्म को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रेट ऑफ का। तो रेट ऑफ चेंज किस चीज के अंदर, चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम ये किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू फोर्स, ये फोर्स के इक्वल होता है। ओके तो अगर हम यहाँ से इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव भी बनाए जा सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरह से बनाए जा सकते हैं कि यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि अगर इस फॉर्म में हमारे पास लिखा हो, फार्मूला लिखा हो, तो उससे का यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखे गए फार्मूले का जो यूनिट होता है हमारे पास बच्चों वो न्यूटन होता है। इसकी रीजन क्या है, ये डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी जो लिखा हुआ है, ये चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये है डेल्टा पी, मतलब कि न्यूटन चेंज यहाँ पर मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम हो या मोमेंटम हो, यूनिट सेम रहते हैं। और नीचे है टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आंसर न्यूटन के इक्वल आएगा, मतलब कि फोर्स के जो यूनिट होता है उसके इक्वल आता है। ओके तो ये हमारे पास से था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।